Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. In this lecture, we will discuss about the nutrient functions with their matching. तो यहाँ कुछ मैंने न्यूट्रेंट के फंक्शंस लिखे हैं और दूसरी साइड में न्यूट्रेंट्स है, इसको हम मैच करेंगे। तो ये इस टेस्ट में हम ये देखेंगे कि कौन सी करेक्ट मैचिंग है और इसको हम रीज़न और एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे ताकि हमारे करेक्ट आंसर रहें और हमको याद रहें। एंड दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन 2 lectures which have been already uploaded. Major important functions of macronutrients and important functions of micronutrients. तो ये दोनों लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हैं, प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इन लेक्चर का मैं लिंक दे दूंगा। तो इन लेक्चर्स को जब आप देखेंगे तब आप इन क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो जनरली मैचिंग क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन एग्जामिनेशन एंड समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज देयर आर सम कन्फ्यूजन। तो आज हम इसको रीजंस के साथ भी करेंगे ताकि वो कन्फ्यूजन ना रहे। तो देखिए, जो 17 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें मैंने कुछ को ही किया है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एनपीके, इन 6 न्यूट्रिएंट्स को छोड़ के जो बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं 11 न्यूट्रिएंट्स, उन सबको मैंने लिया है। उनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस यहाँ हम करेंगे और उससे रिलेटेड फंक्शंस हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस में इन मैचिंग टाइप क्वेश्चंस, सो फर्स्ट रीड दी options, the questions, like different type of questions are there, then related nutrients, so there may be some confusion. तो हम इसको पढ़ें और उसको फिर प्रॉपरली हम सिंथेसिस करें, तभी हम उसकी मैचिंग करें, अदरवाइज ऑप्शन गलत हो सकते हैं। तो पहला हम अगर देखते हैं, फर्स्ट इज कैल मॉड्यूलिन प्रोटीन्स। तो दीज आर प्रोटीन एंड कैल मॉड्यूलिन प्रोटीन्स। तो we should know about the cal modulin protein. So cal modulin protein are calcium modulated proteins. So these word is related with the calcium, and these protein bind calcium. The main prime work of this type of protein to bind the calcium so that the concentration of calcium in cytoplasm is low. तो जब इस तरह की प्रोटीन साइटोप्लाज्म में होती हैं, कैल्शियम को बाइंड कर लेती हैं और उससे कैल्शियम का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। एंड दिस लो cytosolic free calcium is essential and important to act as a calcium as a second messenger. तो कैल्शियम का साइटोप्लाज्म में, साइटोसोल में कंसंट्रेशन कम होना बहुत जरूरी है। जब कंसंट्रेशन कैल्शियम का कम होता है तभी कैल्शियम एक्ट एज ए सेकेंड मैसेंजर। जो सेल पे कोई स्ट्रेस आया है, बायोटिक स्ट्रेस है या एबायोटिक स्ट्रेस है, कोई पैथोजन इन्फेक्शन है, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, मैकेनिकल इंजरी, तो उस समय इन स्ट्रेस से कैल्शियम चैनल एक्टिवेट हो जाती हैं और वो कैल्शियम रिलीज होता है साइटोप्लाज्म में और ये प्रोटीन उसको बाइंड कर लेती हैं। तब जो है कैल्शियम उन मैसेज को सिग्नल ट्रांसडक्शन में हेल्प करता है। सो दैट्स व्हाई दीज कैल्शियम मॉड्यूलेटेड प्रोटीन्स आर हेल्पफुल इन बाइंडिंग द कैल्शियम एंड टू मेंटेन द लो साइटोप्लाज्मिक फ्री कैल्शियम कंसंट्रेशन। तो ये साइटोप्लाज्म में कैल्शियम का कंसंट्रेशन कम होना बहुत जरूरी है और ये इस काम को करती हैं ये प्रोटीन, तभी जो है कैल्शियम के दूसरे फंक्शंस रियलाइज होते हैं। अगर हाई कंसंट्रेशन होगा तो कैल्शियम विल नॉट एक्ट एज ए सेकेंड मैसेंजर फॉर सिग्नल ट्रांसडक्शन। सो द करेक्ट फिर मैचिंग हम देखें तो दिस वन इज कैल्शियम। अनदर इज कार्बोहाइड्रेट पार्टीशनिंग। सो हियर कार्बोहाइड्रेट पार्टीशनिंग मीन्स द मूवमेंट और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम सेल टू सेल और फ्रॉम सोर्स टू सिंक. Source means chloroplast leaves where carbohydrates are produced, then they are translocated to sink. Sink may be fruit, sink may be root. So this translocation or transportation by a phloem loading is known as carbohydrate partitioning. And this phloem loading and unloading require energy, ATP. So ATP is must, energy requirement is must for carbohydrate partitioning. जब भी कार्बोहाइड्रेट जो लीफ में बना है रूट में जाएगा या शूट में जाएगा या फ्रूट में जाएगा, फ्लोएम में अपलोड होगा, उसके बाद वो अनलोडिंग होगी जहां पे उसको सिंक में जाना है। तो एनर्जी की इसमें जरूरत पड़ती है। अब एनर्जी किससे रहती है? एटीपी से। तो यहाँ पे तो हमारा एटीपी आंसर होता है, फास्फोरस होता तो फास्फोरस हेल्प करता है, यहाँ हमारा ऑप्शन फास्फोरस में नहीं है। दूसरा जो एटीपी जो बनता है वो एटीपी सिंथेसिस होगा एंड एटीपी सिंथेज एंजाइम इज मस्ट फॉर एटीपी प्रोडक्शन। तो एटीपी चाहिए
कार्बोहाइड्रेट पार्टीशनिंग के लिए एनर्जी चाहिए, और ये एटीपी कब बनेगा? जब एटीपी सिंथेज एंजाइम एक्टिविटी इज हाई, एंड दिस एटीपी सिंथेज एंजाइम रिक्वायर मैग्नीशियम. So magnesium is necessary for ATP synthase enzymes. So it is role of magnesium for ATP production. Second function of magnesium is attached to ATP, then it become more reactive. तो magnesium का बहुत important role है ATP synthesis में थ्रू एक्टिवेशन ऑफ ATPase एंजाइम, और ATP के साथ अटैच रहकर उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करता है. ये फंक्शन मैंने मैग्नीशियम में बताया है, उस लेक्चर में आप देखेंगे तो आपको क्लियर होगा. तो इसका मतलब ये जो कार्बोहाइड्रेट पार्टीशनिंग इज रिलेटेड विद द मैग्नीशियम. सो करेक्ट आंसर इज दिस वन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो किसी भी क्रॉप में जहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ऑयल सीड क्रॉप में जहां ऑयल सिंथेसिस हो रहा है, दिस टाइप ऑफ क्रॉप्स रिक्वायर मोर एनर्जी, मोर एटीपी सिंथेसिस. दैट्स व्हाई मैग्नीशियम न्यूट्रिशन और मैग्नीशियम एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये फास्फोरस का कैरियर भी है, फास्फेट का, और एटीपी सिंथेसिस के लिए मैग्नीशियम का होना बहुत जरूरी है. अनदर इज प्लास्टोसाइनिन. दिस प्लास्टोसाइनिन्स एक्चुअली आर प्रोटीन्स, and these proteins are copper containing protein, and these copper containing protein are helpful in electron transfer. तो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होता है उसमें प्लास्टोसाइनिन प्रोटीन्स होती हैं, और ये कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन्स हैं. सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी स्पेसिफिक. प्लास्टोसाइनिन इज वेरी स्पेसिफिक विद कॉपर. तो जनरली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है प्लास्टोसाइनिन प्रोटीन के बारे में. तो अभी मैंने आपको दो प्रोटीन्स बताई, कैलमोडुलेटेड प्रोटीन, कैलमोडुलिन जिसको हम बोलते हैं, दूसरा प्लास्टोसाइनिन. Then tryptophan synthesis. So tryptophan synthesis, which nutrient is required for tryptophan synthesis? And this tryptophan is precursor of auxin hormone, and this auxin hormone is growth promoting hormone which helps in cell division and increasing plant height. तो जब tryptophan synthesis होगा तो ऑक्सिन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और ऑक्सिन का जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो प्लांट हाइट बढ़ेगी, सेल डिवीजन ज्यादा होगा. तो विच न्यूट्रिएंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस? So here the correct answer is zinc. So ये tryptophan synthesis, zinc. So zinc is required for tryptophan synthesis. If zinc deficiency is there, then tryptophan synthesis will be less, and in turn auxin production will be very less. So due to zinc deficiency, low production of tryptophan and low production of auxin. So that's why cell division will be less, plant height will be less. So this is the reason that plant remains short. Stunted plant height होगी, पौधे छोटे रह जाएंगे जब भी जिंक की डेफिशिएंसी होगी. So this zinc is must for tryptophan synthesis. The next is reduction of urea toxicity. So whenever urea concentration increases in plant cells, it creates toxicity. So urea hydrolysis is must. तो यूरिया जो है नेचुरली प्रोड्यूस होता है प्लांट्स के अंदर, कई साइकिल्स होती हैं जिसमें यूरिया प्रोड्यूस होता है नेचुरली. बाहर से तो हम यूरिया फर्टिलाइजर डालते ही हैं प्लांट्स के लिए एज अ फर्टिलाइजर, बट विद इन प्लांट बॉडी देयर इज सिंथेसिस ऑफ यूरिया. ऑर्निथिन साइकिल जो है वो यूरिया सिंथेसिस होता है. तो कई मेजर पाथवे हैं, फिजियोलॉजिकल पाथवे हैं, बायोकेमिकल पाथवे हैं जहां यूरिया का प्रोडक्शन प्लांट में होता है. तो जब यूरिया कंसंट्रेशन अगर प्लांट सेल्स में बढ़ जाएगा तो टॉक्सिसिटी करेगा. तो इसका मतलब कि यूरिया टॉक्सिसिटी कैन बी रिड्यूस्ड इफ यूरिया इज हाइड्रोलाइज्ड. यूरिया का डिग्रेडेशन हो जाए. तो यूरिया का डिग्रेडेशन मतलब यूरिया का हाइड्रोलिसिस हो, और यूरिया के हाइड्रोलिसिस के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? यूरिएज एंजाइम चाहिए. सो यूरिया टॉक्सिसिटी कैन बी रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोलिसिस व्हिच टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ यूरिएज एंजाइम. अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यूरिएज एंजाइम के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए? निकिल. तो यहां जो करेक्ट आंसर होगा वो निकिल होगा. और ये इसी कारण से दैट्स वाई निकिल इज कंसिडर्ड इसेंशियल न्यूट्रिएंट बिकॉज इट इज कंपोनेंट ऑफ यूरिएज एंजाइम. अगर निकिल नहीं होगा तो यूरिएज एंजाइम नहीं बनेगा. तो यही रीजन है कि निकिल को इसेंशियल क्यों कंसिडर किया गया है, क्योंकि ये यूरिएज एंजाइम का पार्ट है. देन ग्लूकोसाइनोलेट. ग्लूकोसाइनोलेट्स आर सेकेंडरी कंपाउंड्स, सल्फर सेकेंडरी कंपाउंड्स. तो ये जो है क्रूसीफेरी फैमिली में, मस्टर्ड फैमिली में प्रोड्यूस होते हैं ये ग्लूकोसाइनोलेट्स, और बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं. ये ग्लूकोसाइनोलेट्स जो रहते हैं प्लांट के अंदर, ये वैक्यूल्स में रहते हैं, और जब कभी कोई मैकेनिकल इंजरी होती है तो ये ग्लूकोसाइनोलेट्स रिलीज हो जाते हैं और साइटोप्लाज्म आ जाते हैं. साइटोप्लाज्म में माइरोजिनेज एंजाइम रहता है,
फिर ये माइरोजेनेज एंजाइम ग्लूकोसाइनोलेट्स पे एक्शन करता है, उसको क्लीवेज करता है, उससे आइसोथायोसाइनेट्स बनते हैं, ग्लूकोज बनता है और सल्फेट आयंस बनते हैं। तो ये जो ग्लूकोसाइनोलेट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। इनके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, एंटी फंगल, एंटी वायरल। सो दैट्स वाई दीज कंपाउंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम plant protection point of view because they provide the infection of virus and disease and bacteria and fungus, and also they have bitter taste and smell। तो इनमें से बड़ी तीखी स्मेल आती है, बिटर जो स्मेल है, टेस्ट है। इस कारण से जो फीड करते हैं प्लांट पे, वो इंसेक्ट्स हैं या बर्ड्स हैं, तो फीड डिटरेंट की तरह काम करता है, वो रिपेल करता है उनको, क्योंकि उसका स्मेल इतनी बहुत तीखी स्मेल होती है। तो जो ऑयल में स्मेल आती है वो एक बहुत तेज स्मेल जो है, दैट इज ड्यू टू ग्लूकोसाइनोलेट्स। सो ग्लूकोसाइनोलेट्स आर रिलेटेड विद द सल्फर। इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ये ग्लूकोसाइनोलेट्स जो हैं, जब डिग्रेडेशन होता है माइरोजेनेज एंजाइम से, तो दीज रिलीज सल्फेट आयंस। सो दीज सल्फेट आयन जो है अगेन कैन बी रीयूटिलाइज्ड एज ए सल्फर न्यूट्रिशन। तो ये एक सल्फर स्टोरेज का काम भी करते हैं ग्लूकोसाइनोलेट। तो जब इसका डिग्रेडेशन होता है तो सल्फेट आयन रिलीज होगा, ग्लूकोज होगा और आइसोथायोसाइनेट्स बनेंगे, और ये सल्फेट आयन फिर से रीयूटिलाइज हो जाएगा सल्फर न्यूट्रिशन में। तो दैट्स वाई ग्लूकोसाइनोलेट्स आल्सो एक्ट एज ए सल्फर स्टोरेज। तो ये स्टोरेज फॉर्म भी है सल्फर की, और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई न्यूट्रिएंट जब रिड्यूस हो जाए फिर रीऑक्सीडाइज हो जाए। तो दिस इज द पिक्युलियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सल्फर, दैट reduced sulfur is reoxidized and again reutilized as a sulfate ion. The another is complex with sugar, means which nutrient make complex with sugar. So this is very important, and these complex are responsible for translocation of sugar from source to sink, or movement of or transportation of sugar. तो जो शुगर का जो ट्रांसलोकेशन है, जो मूवमेंट है, वो एक कॉम्प्लेक्स बनता है, एंड दीज कॉम्प्लेक्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ शुगर। सो विच न्यूट्रिएंट मेक कॉम्प्लेक्स विद शुगर? सो हेयर क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द कॉम्प्लेक्स विद शुगर, एंड दीज कॉम्प्लेक्स आर मोबाइल ट्रांसपोर्टेशन। तो यहां जो है बोरेट शुगर कॉम्प्लेक्स बनते हैं, एंड दीज बोरेट शुगर कॉम्प्लेक्स आर मोबाइल। सो दैट्स वाई बोरोन, करेक्ट आंसर इज बोरोन। तो ये हमको पता होना चाहिए। एंड शुगर ट्रांसलोकेशन इज आल्सो ड्यू टू पोटेशियम, बट पोटेशियम हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स। तो जो पोटेशियम है कई एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, एटीपीएस को एक्टिवेट करता है, वहां से एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी से फिर लोडिंग अनलोडिंग होती है। तो जो पोटेशियम का रोल है शुगर ट्रांसलोकेशन में, वो थ्रू एंजाइम एक्टिवेशन है, ऑस्मोरेगुलेशन के थ्रू भी है। लेकिन यहां जो कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं शुगर के साथ, एंड दीज कॉम्प्लेक्स आर मोबाइल एंड ट्रांसपोर्टेड, दैट इज ड्यू टू बोरेट शुगर कॉम्प्लेक्स। तो बोरोन इज रिस्पॉन्सिबल। सो इसी कारण से जो है शुगर ट्रांसलोकेशन के लिए बोरोन की जरूरत होती है। देन पार्ट ऑफ नाइट्रोजिनेज एंजाइम। सो दिस एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, एंड टू न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड, iron plus molybdenum. So here option may be confusing. So both the elements are required for nitrogenase enzyme for biological nitrogen fixation. अब यहाँ हमको कंफ्यूजन हो सकता है कि हम मोलिबिडनम में इसको ऑप्ट करें या आयरन में ऑप्ट करें। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जरूरी है कि या तो हम कोई एक ऐसा ऑप्शन देख लें जो मोलिबिडनम को मैच करता हो, या एक ऐसा ऑप्शन देखें जो आयरन को मैच करता हो। तो अब बाकी हम देखें कि इसमें स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग, सब्स्टिट्यूट फॉर मैग्नीशियम, एंड एक्टिवेटर ऑफ क्लोरोफिल सिंथेसिस। सो ये आयरन एक्ट एज ए एक्टिवेटर फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस। सो हेयर दिस इज आयरन। सो आयरन ऑप्शन हेयर इज करेक्ट। तो अब हमारा कौन सा बचा? मोलिबिडनम बचा। तो अब इसको हम यहां करेक्ट कर लेंगे मोलिबिडनम से। तो इस तरह का कोई एक क्वेश्चन हो सकता है, एंड इट क्रिएट्स कंफ्यूजन। तो ऐसे केसेस में हम जो दूसरा न्यूट्रिएंट है, दूसरा ऑप्शन है, उसको हम पहले ऑप्ट करने की कोशिश करें ताकि ये हमारा क्लियर हो जाए। इसको अगर हम आयरन से मैच करते हैं तो ये ऐसा गलत नहीं होगा, लेकिन फिर मोलिबिडनम का ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, हमको दूसरा वाला न्यूट्रिएंट का हमें ऑप्शन देखना चाहिए। अब यहाँ आयरन देखिए जो है एक्ट एज ए रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस। आयरन इज नॉट पार्ट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल में कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। And but the synthesis of chlorophyll is a long process. Many steps are involved,
many enzymes are involved, and this iron is involved in activation process, for enzyme activation and act as an activator. So that's why whenever there is a deficiency of iron, क्लोरोसिस इज देयर. तो जब भी आयरन की डेफिशिएंसी होगी, क्लोरोफिल नहीं बनेगा. क्लोरोफिल नहीं बनेगा, लीफ में ग्रीन कलर नहीं रहेगा, येलोनेस आ जाएगी, फिर व्हाइटनेस हो जाएगी. तो जो भी एलिमेंट क्लोरोफिल सिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं, अगर उनकी डेफिशिएंसी होती है, डेफिनेटली देयर विल बी क्लोरोसिस. सो क्लोरोसिस अकर इन द केस व्हेन एलिमेंट इज इन्वॉल्व इन क्लोरोफिल सिंथेसिस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. तो यही रीजन है कि आयरन की डेफिशिएंसी में क्लोरोसिस क्यों होती है. एंड ये नाइट्रोजनस एंजाइम मैंने आपको बताया कि ये दिस एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्शन. दैट्स व्हाई आयरन एंड मोलिब्डेनम आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लेग्यूम प्लांट्स. तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है. द नेक्स्ट इज स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग. तो हमको पता है कि पोटेशियम इज इन्वॉल्व इन स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग, वाटर रेगुलेशन, बट नो ऑप्शन फॉर पोटेशियम. तो पोटेशियम कोई ऑप्शन नहीं है. लार्जली पोटेशियम इज इन्वॉल्व एज ए मोनोवैलेंट कैटायन एंड काउंटर आयन. जब पोटेशियम ऑस्मोरेगुलेशन की तरह वर्क करता है तो उसका काउंटर आयन भी होता है, एंड दैट काउंटर आयन इज क्लोरीन एंड मेलेट आयन. मेलेट इज ऑर्गेनिक आयन. तो मेलेट एंड क्लोराइड एक्ट एज ए काउंटर आयन. जो पोटेशियम चूंकि कैटायन है तो अपने साथ एक एनायन को ही मूव करेगा इलेक्ट्रो जो न्यूट्रलिटी है उसके लिए. तो उसमें ऑस्मोरेगुलेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है पोटेशियम का. तो यहाँ जो स्टोमेटा ओपनिंग क्लोजिंग में पोटेशियम का जो काउंटर आयन है दैट इज क्लोरीन. सो करेक्ट ऑप्शन इज क्लोरीन. तो यहां आप इस बात को ध्यान रखें, पोटेशियम एंड क्लोरीन बोथ आर इन्वॉल्व इन स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग बिकॉज दे एक्ट एज ए इलेक्ट्रोलाइट एंड वेरी हेल्पफुल इन ऑस्मोरेगुलेशन. तो जो न्यूट्रेंट ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करेगा उसी के साथ वाटर अकॉर्डिंगली मूव करेगा, तभी जो है गार्ड्स जो सेल्स फ्लैसिड होंगी या टर्जिड होंगी और अकॉर्डिंगली स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग होगी. तो कहीं भी अगर जो वाटर का मूवमेंट होता है वो ऑस्मोलाइट्स की वजह से होता है, जो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं. तो ये आपको याद रखना है कि जो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं वो है पोटेशियम एंड क्लोरीन. नाउ लास्ट वन इज सब्स्टिट्यूट फॉर मैग्नीशियम. तो विच न्यूट्रिएंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सब्स्टिट्यूशन ऑफ मैग्नीशियम. तो अगर हम देखते हैं तो हम पे एक ही ऑप्शन बचता है. अगर हमको याद हो तो हमको पहले ऑप्ट करना चाहिए इसको. तो मैग्नीज सब्स्टिट्यूट फॉर मैग्नीशियम इन फास्फोराइलेटिंग रिएक्शन. जो फास्फोराइलेटिंग रिएक्शन होते हैं या ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन होते हैं उसमें मैग्नीशियम एक्ट करता है और वहां मैग्नीशियम को कुछ फंक्शंस में मैग्नीज जो है सब्स्टिट्यूट कर सकता है. तो ऑप्शन इज मैग्नीज. सो दिस इज द मैचिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट अकॉर्डिंग टू देयर रोल. देयर आर मेनी रोल्स ऑफ न्यूट्रिएंट बट हियर सम इंपॉर्टेंट रोल. और मैंने हर रोल के साथ कुछ उनके 2-3 रोल्स भी आपको बताए. तो अगर हम ये 11 रोल पढ़ते हैं तो हमारे इससे करीब 20-25 रोल और क्लियर हो जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. और इससे हमारा जो लेवल है वो थोड़ा बढ़ता है और हम एग्जामिनेशंस में इन क्वेश्चंस को, खासतौर से टफ क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं. तो इसको आप फिर से देखने के बाद इस वीडियो को आप फिर से अपने तरीके से इसको सॉल्व कीजिएगा ताकि ये आपको याद रहे. तो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और स्टूडेंट्स के साथ भी इन लेक्चर्स को शेयर करें. अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.